अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज फाइनल अकाउंट्स का हमारा लास्ट क्लास है। जिस तरह के मैंने कहा था कि डिस्क्रिप्टिव के साथ साथ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के साथ साथ हम आपका वन पेपर एमसीक्यूज भी कवर करेंगे, तो यह भी जानना ज़रूरी है कि बंदा जान जाए। और ये एमसीक्यूज वो है जो हमने पढ़ा है, यानी मैंने पढ़ा है आपको पिछली क्लासेस में। तो अगर आपने पिछली क्लासेस पे फोकस किया होगा तो ये आपके लिए बहुत ईजी होगा। स्टूडेंट्स चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। कहता है यहाँ पे कि क्लोजिंग स्टॉक इज रिकॉर्डेड एट। आपको पता है पिछली प्रॉब्लम में मैंने किया था और कई प्रॉब्लम्स में मैंने किया है कि क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास एसेट होता है, ये हम बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हैं और ये नेक्स्ट पीरियड के लिए हमारा ओपनिंग स्टॉक होता है। सो दिस इज एसेट। क्लोजिंग स्टॉक इज रिकॉर्डेड एट द बैलेंस शीट एंड ट्रेडिंग, नहीं बैलेंस शीट ओनली। इसका आंसर है हमारे पास बैलेंस शीट ओनली। अच्छा, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन कहता है कि मार्शलिंग ऑफ बैलेंस शीट मींस। मार्शलिंग स्टूडेंट्स ये आपके जहन में होना चाहिए कि मार्शलिंग का मतलब है द ऑर्डरिंग ऑफ इट्स एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। ये ना कि टोटलिंग ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। ऑर्डर हम किस तरह करते हैं, मार्शलिंग हम इसको कहते हैं क्योंकि हम ऑर्डर करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें जिस तरह के मैंने पढ़ाया था एसेट साइड पे, सो द मोस्ट लिक्विड एसेट्स यानी करंट एसेट्स, उसके बाद फिर लिक्विड एसेट्स, उसके बाद फिर फिक्स्ड एसेट्स। इस तरह लाइबिलिटीज के साइड पे अगर हम देखें तो मैंने पढ़ाया था कि सबसे पहले करंट लाइबिलिटीज़, फिर उसके बाद लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़। सो मार्शलिंग जो है ये द ऑर्डर ऑफ इट्स एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ ऑर्डरिंग है। इसका आंसर ये है स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन अक्सर वन पेपर एमसीक्यूज में पूछा गया है, अक्सर वन पेपर एमसीक्यूज में। स्टूडेंट्स कल मेरी एक इंटरव्यू थी जूनियर ऑडिटर के लिए, तो उस मुझसे पूछा गया डिप्रिसिएशन के हवाले से, इनकम स्टेटमेंट के हवाले से। तो मतलब अगर ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप बहुत गौर से पढ़े तो उम्मीद है कि आपको बहुत समझ आ जाएगा। मैं यहाँ पे एक एडिशन और करूँ, मेरे साथ एक स्टूडेंट था, वो मुझसे पहले इंटरव्यू के लिए अंदर गया था। तो जब वो निकला मैंने उससे पूछा कि आपसे क्या पूछा। क्वेश्चन तो बहुत सारे पूछे, लेकिन उसने कहा कि मुझसे ये क्वेश्चन पूछा, मतलब ये उल्टी सीधे क्वेश्चन पूछते हैं। उसने कहा कि मुझसे पूछा कि जो एसेट्स है वो बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड पे आते हैं या डेबिट साइड पे आते हैं या क्रेडिट साइड पे। तो उसने जो आंसर दिया था, खैर फिर मैंने उसको सेटिस्फाई किया। मैंने उससे कहा कि भाई ये वो आपको कंफ्यूज करने के लिए इस तरह क्वेश्चन करता है, क्योंकि बैलेंस शीट में डेबिट और क्रेडिट साइड नहीं होता, बैलेंस शीट में एसेट और लाइबिलिटी साइड होता है। फिर स्टूडेंट्स में अपनी बात अगर करूँ, मुझसे पूछा गया, मुझसे कहा वो इंटरव्यूअर ने कि अच्छा बेटा आप मुझे ये बताइए कि डिप्रेसिएशन को हम इनकम स्टेटमेंट में क्यों रिकॉर्ड नहीं करते। मतलब ये क्वेश्चन बंदे को कंफ्यूज करने के लिए। तो अगर आपको पता है, आपने हमारी ये फाइनल अकाउंट्स की क्लासेस अगर गौर से पढ़ी तो आपको पता होगा कि डिप्रेसिएशन को क्यों हम रिकॉर्ड नहीं करते। तो फिर मैंने उसको बहुत कन्विंस किया कि सर डिप्रेसिएशन को हम रिकॉर्ड करते हैं इनकम स्टेटमेंट में, लेकिन जिस तरह के आपको पता है कि इनकम स्टेटमेंट के दो पोर्शंस होते हैं, एक ट्रेडिंग अकाउंट होता है, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो वो हमारे लिए एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, जो कि कैश में नहीं है, कैश में वो नज़र नहीं आता है डिप्रेसिएशन, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ उसकी एक एसेट की वैल्यू में कमी आती है, तो उसको हम एज ए डिप्रेसिएशन एक्सपेंस डेबिट साइड पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। तो ये मैंने कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाह के मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो अच्छा, यहाँ पे कहता है स्टूडेंट्स द वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज। ये आपकी जहन में होना चाहिए कि जो क्लोजिंग स्टॉक इस पीरियड का होता है उसको हम किस वैल्यू से रिकॉर्ड करते हैं, ताकि फिर उसको हम बैलेंस शीट में लिखें। तो वो ज़ाहिरी बात है कि कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच इज़ लोअर, जो उसका कॉस्ट होता है या मार्केट प्राइस होता है, दोनों में जो लोअर है तो हम उस पे ये रिकॉर्ड करते हैं क्लोजिंग स्टॉक, द वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा, इसके बाद बैलेंस शीट शोज़ द। बैलेंस शीट क्या शो करता है, ये मैंने पहली ही क्लासेस में जो मैंने इंट्रोडक्शन किया था प्रॉफिट फाइनल अकाउंट्स का, तो मैंने यहाँ पे मैंने बताया था कि जो हमारे पास इनकम स्टेटमेंट है या इसको हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस कहते हैं, वो क्या शो करता है, वो हमारे पास शो करता है द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ अ बिजनेस फॉर द पीरियड। जो कंसर्न पीरियड होता है उस पूरे पीरियड का, उस पूरे अकाउंटिंग पीरियड का प्रॉफिट इनकम स्टेटमेंट और ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारे पास क्या शो करता है, प्रॉफिट और लॉस हमारे पास शो करता है।
और बैलेंस शीट क्या शो करता है? बैलेंस शीट जब बनाया जाता है, बैलेंस शीट कब बनाया जाता है? बैलेंस शीट अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे बनाया जाता है, जो एंड डेट होता है उस पे बनाया जाता है। और बैलेंस शीट क्या शो करता है स्टूडेंट्स? मैंने बताया था आपको कि ये द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस ऑन अ पर्टिकुलर डेट, के उसी डेट पे, जो उस डेट पे बैलेंस शीट बनाया गया है, उस डेट पे बिजनेस की क्या पोजीशन है, यानी कितनी फाइनेंशियल पोजीशन, यानी कितनी बिजनेस की एसेट्स है, बिजनेस की कितनी लाइबिलिटीज़ है, कितने बिजनेस के एसेट्स है, रिसीवेबल्स, सब कुछ। सो बैलेंस शीट शोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे फिर क्वेश्चन है, इसमें बताता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोज। तो मैंने कहा यहाँ पे आपसे डिस्कस किया ना कि प्रॉफिट एंड लॉस, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट शोज व्हाट प्रॉफिट अर्नड बाय अ बिजनेस, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, प्रॉफिट एंड लॉस थ्रू सेल ऑफ एसेट। सिर्फ प्रॉफिट अर्न तो नहीं ना, प्रॉफिट अर्न सिर्फ यहाँ पे सिर्फ प्रॉफिट की बात की, कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस मैंने यहाँ पे बात की ना, प्रॉफिट एंड लॉस। तो बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोज द प्रॉफिट एंड लॉस थ्रू द सेल्स ऑफ एसेट्स और थ्रू प्रोवाइडिंग ऑफ सर्विस। अच्छा, स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड क्या होता है? इसको हम इन्वेंट्री भी कहते हैं और स्टॉक इन ट्रेड, जो डेली पर्पस में जो स्टॉक हम परचेज करते हैं उसको हम सेल करते हैं, यानी उसको लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर नहीं करते। जिस तरह के पता है स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड मीन्स वो स्टॉक जो डेली पर्पस पे हम सेल परचेज करते हैं। सो दैट इज अवर करंट एसेट, दैट इज अवर करंट एसेट। इन्वेंट्री, इसको इन्वेंट्री भी कहा जाता है। अच्छा स्टूडेंट्स, इसके बाद कहता है एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू सेल ऑफ गुड्स आर शोन। रिलेटिंग टू सेल्स, ट्रेडिंग अकाउंट में स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था, पूरी जितनी क्लासेस हमने की है, तो एक क्लास में मैंने बहुत डिटेल से बताया कि जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस का क्या मतलब है कि वो एक्सपेंसेस जो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग पर्पस में इन्वॉल्व हो। जिस तरह कि मैंने ये पेन का एग्जांपल दिया था कि ये जो पेन है और इसकी मैन्युफैक्चरिंग में जो एक्सपेंसेस डायरेक्टली इन्वॉल्व हो, तो उसको हम कहते हैं, उसको हम रिकॉर्ड करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। लेकिन एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू सेल तो अभी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है ना, इसकी मैन्युफैक्चरिंग में तो रिकॉर्ड नहीं है। इस पे फिर मार्कअप हम लगाते हैं कि हमारी भाई डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस और हमारी मार्केटिंग एक्सपेंसेस और फला फला फला। सो ये सारे सेल से रिलेटेड है। सो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो होते हैं। बैलेंस शीट में तो ये हम शो नहीं कर सकते, ट्रेडिंग अकाउंट्स में शो नहीं करते, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट में हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करते हैं। सो ये हम रिकॉर्ड करेंगे इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसके बाद कहता है अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। मैंने थोड़ी देर पहले 2-3 क्वेश्चन पहले बताया कि प्रॉफिट एंड लॉस कब प्रिपेयर होगा। फॉर अ सर्टन गिवन पीरियड एट अ पर्टिकुलर डेट पॉइंट ऑफ टाइम ऑन अ फिक्स डेट, नहीं, ये फॉर अ सर्टन गिवन पीरियड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, ये इस पे तो बनाया जाता है बैलेंस शीट, ऑन अ फिक्स डेट नहीं, पर्टिकुलर पॉइंट पे ये बैलेंस शीट बनाया जाता है। इससे फॉर सर्टन गिवन पीरियड, मैंने कहा ना कि पूरा जितना अकाउंटिंग पीरियड होता है उस पे जितने हमारे इनफ्लोज आउटफ्लोज एक्सपेंसेस, ये सारे हम रिकॉर्ड करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज गिवन सर्टन गिवन पीरियड, ये इसका आंसर है। अच्छा, इसके बाद अगर हम देखें स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है अ बैलेंस शीट discloses the financial position of a firm। ये भी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया। फॉर अ गिवन पीरियड नहीं, फॉर अ गिवन पीरियड के लिए तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। ऑन अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम ऑन अ सर्टन फिक्स डेट, ऑन अ सर्टन फिक्स डेट पे तो ऑन अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, इस पे हम बनाते हैं बैलेंस शीट। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, सेल्स आर इक्वल टू, सेल्स किसके इक्वल होते हैं? सो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट देखिए, मैं आपको यहाँ पे इसका पूरा एक स्केच दिखा दूँ। ये हमारे पास है इनकम स्टेटमेंट। यहाँ पे हम सबसे पहले लिखते हैं सेल्स।
सेल्स हम लिखते हैं, उससे फिर हम माइनस करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, या कुछ लोग उसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो इसके बाद हमारे पास आता है ग्रॉस प्रॉफिट। इस यहाँ पे हमारे पास आता है ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट से फिर हम जितनी भी हमारी एक्सपेंसेस होती है, सारी एक्सपेंसेस को हम यहाँ पे ऐड करके माइनस करते हैं, तो हमारे पास आता है नेट प्रॉफिट। ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है इसका। तो सेल्स आर इक्वल टू, सेल्स किसके इक्वल होते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस नेट प्रॉफिट। इसको और इसको अगर ऐड करें तो हमारे पास क्या बनता है? यह कहता है सेल्स। नहीं, ये आंसर तो बिल्कुल गलत है, ये तो नहीं है। अच्छा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। यहाँ पे देखिए ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, इससे अगर ये माइनस करे सेल्स, नहीं ये भी तो गलत है, ये भी नहीं है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट, CGS, इस सेल्स से हमने ये माइनस किया तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आया था ना। तो अगर हम सेल्स को भी फाइंड करते तो हम रिवर्स ऑर्डर पे चलेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट के साथ हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस करेंगे तो हमारे पास सेल आएगा। तो हमारा आंसर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पर यह क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या कहता है कि ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू, अभी ग्रॉस प्रॉफिट की बात की जा रही है। ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है कहता है सेल्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक, परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। जाहिर बात है ना, ये देखिए मैंने लिखा है सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड CGS, सो दिस इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट। तो हमारा आंसर ये होगा, ये तो आपको ज़ाहिरी दिखाई देता है। अच्छा, इसके बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन है कॉस्ट ऑफ सेल्स इज इक्वल टू, अभी कॉस्ट ऑफ सेल्स की बात मैं थोड़ा नीचे करूं इसको, कॉस्ट ऑफ सेल्स की बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है CGS की, कॉस्ट ऑफ सेल्स या कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ सेल्स इज इक्वल टू सेल्स माइनस परचेजेस, परचेजेस माइनस रिटर्न्स आउटवर्ड प्लस क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक प्लस परचेजेस। अच्छा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की अगर मैं आपको बात कहूँ स्टूडेंट्स तो CGS, यहाँ पे हम इसका स्ट्रक्चर ऐसा है कि हम सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं। ओपनिंग स्टॉक के साथ जिस तरह के ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे जो हम लिखते हैं, उसके साथ हम लिखते हैं परचेजेस, ये हम ऐड करते हैं, माइनस क्या करते हैं परचेज रिटर्न, या उसको हम रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं, ये हम माइनस करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे आता है नेट परचेजेस। ये थोड़ा मैं आउटर कॉलम में लिखूँ, यहाँ पे हमारे पास आता है नेट परचेजेस। इसके साथ हम जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो ऐड करते हैं, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है तो खैर मैं करता हूँ प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक को हम माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स इज इक्वल टू, अगर सेल माइनस परचेजेस ये तो सिर्फ सेल्स है, तो नहीं, ये हमारे पास नहीं। अच्छा, यहाँ पे सॉरी मैंने एक नहीं लिखा, यहाँ पे है सेल्स, यहाँ पे सेल्स मैंने नहीं लिखा। अच्छा, परचेजेस नहीं, यहाँ पे सेल्स है ही नहीं, सॉरी, परचेजेस, परचेजेस माइनस रिटर्न आउटवर्ड प्लस क्लोजिंग स्टॉक, यह ये भी पूरा नहीं है। ओपनिंग स्टॉक की जिक्र यहाँ पे है ही नहीं। तो अगर हम ये देखें ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक प्लस परचेजेस, ये थोड़ा ऑर्डर आगे पीछे लिखा है, लेकिन आपको पेपर में आगे पीछे भी ऑर्डर दिया जा सकता है और आपको सीधा ऑर्डर भी दिया जा सकता है। सो ये है हमारा आंसर, इस क्वेश्चन का हमारा आंसर यह है। अच्छा, यहाँ पे स्टूडेंट्स कहता है अ बैलेंस शीट इज व्हाट? स्टेटमेंट ऑफ डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर डेट। इनकम और एक्सपेंडिचर की तो हमने कोई बात ही नहीं सुनी अभी तक। स्टेटमेंट ऑफ डेटर्स एंड क्रेडिट्स, सिर्फ डेटर और क्रेडिटर्स तो नहीं होते बैलेंस शीट में, और भी एसेट्स होते हैं, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म एसेट्स एंड लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज।
लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑन अ पर्टिकुलर डेट, मैंने थोड़ी देर पहले कहा ना आपसे कि ऑन अ पर्टिकुलर डेट जो फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस हमें बताती है तो ये हमारा बैलेंस शीट होगा। सो हमारा आंसर यह है। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स भी हैं, वो करते हैं बारी बारी। फिल इन द ब्लैंक्स में यहाँ पे सबसे पहले कहता है कि रेंट आउटस्टैंडिंग। रेंट आउटस्टैंडिंग का सबसे पहले मतलब जानिए कि रेंट आउटस्टैंडिंग जाए। रेंट तो हमारे पास, ये तो हमारा एक्सपेंस है रेंट। आउटस्टैंडिंग का क्या मतलब है कि अभी तक हमने पे नहीं किया, पेबल है, ये हमारे पास पेबल है, हम पे करेंगे। हमने जगह इस्तेमाल की है लेकिन अभी उसकी रेंट पे नहीं की है, हम पे करने वाले हैं। रेंट आउटस्टैंडिंग शुड अपीयर ऑन डैश ऑफ बैलेंस शीट। जाहिर बात है जो पेबल्स होते हैं तो हम कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, लाइबिलिटी साइड पे रिकॉर्ड करते हैं ना, तो ये लाइबिलिटी पे, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड पे। अच्छा, इसके बाद स्टूडेंट्स प्रीपेड एक्सपेंस। एक्सपेंस तो हमारा है एक्सपेंस, लेकिन जब ये प्रीपेड का मतलब ये हमने एक्रूअल और डिफरल पे मैंने बहुत डिटेल से ये पढ़ाया है। अगर आपको इसके बारे में इल्म नहीं तो जाके मेरा वो वाला क्लास आप देख ले, डिफरल्स और एक्रूड। तो प्रीपेड जो है वो एक्सपेंस अभी हुआ नहीं लेकिन हमने पे किया। फॉर एग्जांपल अगर हम इंटरेस्ट की बात करें या कोई और रेंट वगैरह की बात करें और एक्सपेंस के, उसको हमने यूटिलाइज नहीं किया, कंज्यूम नहीं किया, लेकिन एडवांस में हमने उसकी फ़ी पे की है या उसकी और पेमेंट की है। सो जब एडवांस में हम पे करें तो ये हमारे लिए बनेगा एसेट और ये हमारा होगा करंट एसेट कंसिडर होगा और सीधा जाके बैलेंस शीट के एसेट साइड पे रिकॉर्ड होगा। सो कहते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस शुड अपीयर एज डैश इन बैलेंस शीट एसेट, ये एसेट होगा। अच्छा, इसके बाद स्टूडेंट्स कहता है प्रीपेड इनकम इज शोन। प्रीपेड इनकम क्या है? सॉरी, प्री रिसीव्ड इनकम। प्री रिसीव्ड इनकम हमारा, इसको हम अनअर्न्ड रेवेन्यू भी कहते हैं, अनअर्न्ड रेवेन्यू। ये वो रेवेन्यू होती है कि हम एडवांस में रिसीव करें। अभी तक हमने कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं की या कोई प्रोडक्ट उसको प्रोवाइड नहीं की जो हमारा जो हमसे परचेज करना चाहता है या उसको जिसको हम सर्विस देना चाहते हैं, उसको अभी तक हमने सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की और उससे जो हमारी रेवेन्यू बनती थी, हमने कैलकुलेशन की कि भाई इतनी रेवेन्यू बनेगी, इतना इनकम, तो वो हमने रिसीव किया। जब हमने रिसीव किया तो ये बात आपकी जहन में याद रखनी चाहिए स्टूडेंट्स कि ये हमारे लिए फिर लाइबिलिटी होगी और ये बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड पे हम रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि ये हमारी लाइबिलिटी है। हमने पे करना है, पे नहीं करना, हमने सर्विस प्रोवाइड करना है। तो सर्विस प्रोवाइड करने का क्या मतलब, ये नहीं हमने पे करना है, तो इसलिए हमारी ये लाइबिलिटी है। सो प्री रिसीव्ड इनकम इज शोन ऑन डैश साइड ऑफ बैलेंस शीट। जारी बात है, लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। अच्छा, यहाँ पे एक और क्वेश्चन, नेट प्रॉफिट इज ऑलवेज डैश देन ग्रॉस प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट, जिस तरह के स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आप देखें, मैंने ये आपको पढ़ाया था, ये हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट फॉर एग्जांपल सेल हमारे पास आया 100, उससे हमने माइनस किया जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है वो 20 रुपये है, तो हमारे पास आएगा ग्रॉस प्रॉफिट 80 रुपीज़ का। 80 रुपीज़ का ग्रॉस प्रॉफिट आया, उससे हमने एक्सपेंसेस माइनस किए, सारे एक्सपेंसेस हमने मिला के 50 रुपये बन गए। 50 इससे 80 से हमने माइनस किए तो नेट प्रॉफिट कितना बनेगा? 30। सो लाजमी बात है कि जो ग्रॉस प्रॉफिट होगा वो ग्रेटर होगा नेट प्रॉफिट से, क्योंकि यहाँ पे हमने और भी एक्सपेंसेस ग्रॉस प्रॉफिट से माइनस की, तो नेट प्रॉफिट कम होगा और ग्रॉस प्रॉफिट ज़्यादा होगा। अगर हाँ यहाँ पे लॉस की जिक्र आए तो लॉस फॉर एग्जांपल हमारे पास है यहाँ पे 40 हमारे पास लॉस है, यानी ये हमारा नुकसान है और यहाँ पे हम एक्सपेंसेस और भी माइनस करे तो और भी लॉस से अगर हम एक्सपेंसेस माइनस करें तो वो तो हम ऐड करेंगे उस लॉस में। तो फॉर एग्जांपल इसके साथ हमने 50 और एक्सपेंसेस प्लस की जो यहाँ पे हुई, तो ये इसके साथ प्लस होगा, सो ये लॉस 90 बन जाएगा नेट लॉस। नेट प्रॉफिट का नेट लॉस बिल्कुल अपोजिट है। तो अगर प्रॉफिट की जिक्र आए तो ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट से ग्रेटर होगा, लॉस की जिक्र आए तो
नेट लॉस ग्रॉस लॉस से ज़्यादा होगा। उम्मीद है आपको इस कॉन्सेप्ट का समझ आ गया होगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देखें, नेट प्रॉफिट इज ऑलवेज डैश देन नेट प्रॉफिट इज ऑलवेज डैश देन ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट लेस देन ग्रॉस प्रॉफिट। अच्छा, यहाँ पे कहता है नेट लॉस इज ऑलवेज डैश देन ग्रॉस लॉस, नेट लॉस इज ऑलवेज ग्रेटर देन ग्रॉस लॉस। स्टूडेंट्स, यहीं पे हमारा फाइनल अकाउंट्स का चैप्टर ख़त्म हुआ। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। कोई क्वेश्चन हो मुझसे ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछे, इंशाल्लाह मैं आपके हर क्वेश्चन का आंसर लाजमी करूँगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।